सी नाउ आज का टॉपिक है 14.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो रेस्पिरेटरी में क्या क्या वॉल्यूम्स होती है हमारी और क्या क्या और कितनी उनकी कैपेसिटी है, कितना वो बियर कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारा टीवी। तो टीवी स्टैंड्स फॉर टाइडल वॉल्यूम। ओके, तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है हमारी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। अभी हम नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई रनिंग नहीं कर रहे हैं। तो कितनी एयर की वॉल्यूम हम अंदर ले रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, इसको बोलते हैं टीवी, टाइडल वॉल्यूम। दैट इज इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर। कितनी होती है? 500 मिलीलीटर। दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट। हम करीब एक मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर ऑफ एयर पर मिनट हम क्या कर सकते हैं? इंस्पायर, अंदर और बाहर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मेन इसमें हमें याद रखना होता है, वो याद रखना होता है वॉल्यूम्स कितनी है। क्लियर हो गया? वॉल्यूम्स को आपको ध्यान से याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा IRV। IRV स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें देखिए क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। जब आप जोर से सांस लें, अगर जैसे हम बोले फॉर एग्जांपल टेक अ डीप ब्रीथ, हम जोर से सांस लेते हैं डीप ब्रीथ करने के लिए, तो मतलब एडिशनल जो एयर पहले नॉर्मल जा रही थी उससे एडिशनल और जाएगी एक्स्ट्रा अंदर, क्योंकि वो फोर्स करके ले रहे हैं ना, फोर्सेबल ब्रीदिंग से ले रहे हैं। वो हमारी होती है 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, ये इसकी वॉल्यूम होगी। ओके, अब थर्ड हमारा आता है, वो होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखिए क्या होता है, ERV सेम पहले वाले की तरह है। पहले वाले में इंस्पायर कर रहे थे, इसमें हम एक्सपायर कर रहे हैं, तो वो इंस्पिरेटरी था, ये एक्सपीरेटरी है। क्लियर हो गया? ERV एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। जब आप जोर से सांस बाहर छोड़ते हैं तब कितनी हवा आप ज़्यादा बाहर निकाल पा रहे हैं, CO2, वो आपका होता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका एवरेज कितना होता है? 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर। क्लियर हो गया? तो ये होता है ERV। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज टर्न करिए, अब आ जाइए RV में। RV बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए RV क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। जब बहुत ज़ोर से सांस बाहर छोड़ भी देते हैं उसके बाद भी कुछ एयर का वॉल्यूम आपके फेफड़ों में तभी भी रहता है। जब आप बहुत ज़ोर से सांस, एक बार सांस छोड़ के देखिए, ज़ोर से सांस छोड़ दिया, अब कुछ वॉल्यूम एयर का भी लंग्स में है, वो होता है रेसिडुअल, मतलब बची हुई वॉल्यूम। रेसिडुअल मतलब बची हुई। ओके, वो रेसिडुअल वॉल्यूम होती है, वो कितना उसका एवरेज होता है हमारा 1100 to 1200 मिलीलीटर। क्लियर हो गया? बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। हम जितनी भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अभी हमने पढ़ी है, इनसे हम पल्मोनरी कैपेसिटीज़ भी निकाल सकते हैं किसी भी पेशेंट की। क्लियर हो गया? इन वॉल्यूम से पता लगता है कि किसी भी पर्सन के लंग्स कितना काम कर रहे हैं, उसको लंग रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो वो कैसे है और कितना वॉल्यूम जा रही है, कितनी वॉल्यूम बच रही है। क्लियर हो गया? अब आ जाइए IC में। IC स्टैंड्स फॉर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखिए इसमें क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन ले पा रहा है एक नॉर्मल एक्सपायर, मतलब नॉर्मली सांस छोड़ी बाहर, नॉर्मली सांस अंदर ली, जो नॉर्मल सांस अंदर ली सिर्फ, वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ले पा रहा है, वो होता है IC। इंस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की कैपेसिटी, क्वेश्चन से ही समझ जाओ ना, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सांस लेने की कैपेसिटी। ओके, और ये किसका सम होता है? इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IC इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं TV प्लस IRV। TV होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, IRV होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का सम होता है। ओके, अब आ जाइए एक्सपीरेटरी कैपेसिटी। तो सेम वही ऊपर वाला, बस में एक्सपिरेशन वाली बात आ जाएगी। क्या? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर इन अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल सांस लेके कितनी हवा वो बाहर छोड़ रहा है, एक्सपायर कितना एक्सहेल कर रहा है CO2 को, कितना एक्सहेल कर रहा है CO2 को बाहर की तरफ, उसे बोलेंगे EC। तो ये किसका सम हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम यहाँ भी रहेगी, बस यहाँ पे ERV एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा।
ऊपर IRV आया था, नीचे ERV। मतलब पूरा का पूरा ये इसको लर्न करने का जो खेल है ना वो इंस्पायर और एक्सपायर का ही है, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है। अब आ जाइए FRC। FRC देखिए क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आपने नॉर्मली बाहर सांस छोड़ी, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रही। अब आप बोलेंगे ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम भी था, पर रेसिडुअल में फोर्सिबल था, ध्यान से देखिए, रेसिडुअल में फोर्सिबल था जोर से, इसमें नॉर्मल में है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हर किसी में आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया। तो FRC में क्या है, कितनी वॉल्यूम एयर हमारे लंग्स में रहेगी जब हम क्या करेंगे, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ेंगे। ओके, टाइडल उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम में था कि ज़ोर से सांस छोड़ने के बाद कितनी हवा आपके लंग्स में बच रही है, वो ज़ोर से था, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका सम हमारा हो सकता है FRC इज इक्वल टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम आई मीन RV, ठीक है। अब आ जाइए VT, वाइटल कैपेसिटी। इसमें देखिए क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। कितनी वॉल्यूम पर्सन सांस ले पा रहा है जब वो बहुत ज़ोर से सांस बाहर छोड़ रहा है। ज़ोर से बाहर सांस छोड़ी, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करी, कितनी वॉल्यूम वो ले पा रहा है। तो ये हमारा वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, VC इज इक्वल टू हो जाएगा TV प्लस IRV प्लस ERV। क्लियर हो गया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, अब लास्ट हमारा आता है TLC। तो TLC मतलब होता है टोटल लंग कैपेसिटी। तो TLC भी फाइंड करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं जब डिजीज़ का या किसी के भी लंग्स की कैपेसिटी को चेक करते हैं, तो TLC भी चेक होता है। तो TLC होता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें हम क्या देखते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। टोटल वॉल्यूम, सारी वॉल्यूम्स का टोटल कितना लंग्स में बच रहा है जब हम बहुत ज़ोर से सांस ले रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, तो मतलब कि इसमें सम टोटल सभी वॉल्यूम का आ जाएगा। TLC इज इक्वल टू TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV प्लस VC वाइटल कैपेसिटी। क्लियर हो गया, सारी वॉल्यूम्स का इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू हो जाएगा TLC, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखिए ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में एक्सचेंज होता है गैसेस का। नाउ सी, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आपको पता है कि एल्वुलाई क्या होती है। एल्वुलाई मैंने आपको कल भी बताया था, बलून लाइक स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियल की टिप में जो बलून्स बन रहे थे बड़े बड़े, वो सारे क्या थे, एल्वुलाई। तो एल्वुलाई हमारा जो सबसे बड़ा केंद्र है, हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस का। मतलब हम नाक से सांस तो ले रहे हैं फेफड़ों तक, बट वहाँ से वो सांस हमारी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स में जा रही है, ट्रिलियंस। तो वो सारा काम पहुंचाने का जो मेन है वो एल्वुलाई ही करा। तो एल्वुलाई कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। अगर गैस एक्सचेंज नहीं होगी ना, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं फील होगी, आप मर जाएंगे। इंसान कैसे मरता है, जब सांस बंद हो जाती है। सपोज सांस भी चल रही है, मान लिया, वो एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है गैस का, लंग्स के अलावा वो गैस कहीं जा ही नहीं पा रही है शरीर में, तो दैट इज ऑल्सो अ डेड पर्सन। ओके, अब देखिए एल्वुलाई क्या है, प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और गैसेस का एक्सचेंज हमारे ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दी साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन और CO2 इन जगहों पे डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज होती हैं, जिसमें क्या जो प्रोसेस मेनली बेस्ड होती है हमारी प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि हम सांस ले रहे थे ना, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे तो मैटर कर रहा था। लंग में जब वॉल्यूम ज़्यादा होगी, सांस बाहर जाएगी या अंदर जाएगी, तो ये सब प्रोसेस हमारी इसी बिहाफ पे करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। गैसेस कितना सॉल्युबल हैं या थिकनेस क्या है मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन में जो इन्वॉल्व हो रही हैं, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन डिपेंड करता है हमारा कि क्या थिकनेस है मेम्ब्रेन की, कैसे डिफ्यूजन होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैरा में आ जाइए। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड by an individual gas is a mixture
ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो देखिए पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का प्रेशर जो वो कंट्रीब्यूट कर रही है मिक्सचर ऑफ गैसेस में, जैसे कि हर किसी का अलग अलग पार्शियल प्रेशर है। अगर हम बोले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम पहले तो डिनोट करेंगे PO2। PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन। तो इन सब गैसेज का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में अलग होता है, ब्लड में अलग होता है। क्लियर हो गया। अभी हम पार्शियल प्रेशर को देखेंगे डायग्राम से। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई टू द ब्लड। अब हम टेबल देखते हैं एक बार। सो सी नाउ, टेबल में देखिए क्या है, टेबल 14.1। पहले आप पढ़ लीजिए टेबल में क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, जो कि डिफ्यूजन में रोल प्ले करेंगे। अब देखो पहले आ जाइए रेस्पिरेटरी गैस। हमारे लिए दो ही गैसेस हमें चाहिए, O2 और CO2। O2 हम लेते हैं, CO2 हम बाहर छोड़ते हैं। अब देखिए O2 का एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, 159। हमारी एल्वुलाई में देखो कितना होता है, 104। ब्लड में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है या नहीं है, उसमें होता है हमारा 40। और अगर ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड है उसमें होता है 95, टिश्यूज़ में होता है 40। मतलब देखो सब में अलग अलग है, तभी तो डिफ्यूजन हो पाएगा। डिफ्यूजन में तो होता है ना हायर टू लोअर, एक कंसंट्रेशन में मूव करती हैं गैसेस। ओके, अब आ जाइए CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में सबको पता है 0.3। क्लियर हो गया, 0.3 जस्ट ओनली। ओके, एल्वुलाई में देखो 40, ब्लड में अगर डीऑक्सीजनेटेड है मतलब ऑक्सीजन नहीं है, CO2 ज़्यादा है तो 45, अगर ऑक्सीजनेटेड है तो हो जाएगा 40, टिश्यूज़ में 45। क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग हमारे पार्शियल प्रेशर्स हैं हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा, टर्न योर पेज। सिमिलरली a gradient is present for CO2 in the opposite direction। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है CO2 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम टिश्यूज़ टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वुलाई। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CO2 देखो कहाँ से शरीर में कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती है, टिश्यूज़ से ब्लड में आएगी, खून में मिलेगी, क्लियर, और खून से पहुँचेगी एल्वुलाई में, क्योंकि एल्वुलाई O2 दे रहा है, CO2 वापस लेके जा रहा है सेम पाथ से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। CO2 का डायरेक्शन क्या है निकलने का शरीर से, CO2 कैसे नाक से बाहर निकल है, देखो CO2 नाक से बाहर आ रही है सबके, कैसे आ रही है, पहले टिश्यू से ब्लड तक आई, खून तक, खून से पहुंची लंग्स के एल्वुलाई तक, पहुंच के एल्वुलाई तक, एल्वुलाई से वही उल्टा पाथ में चलेगा, एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, फिर नॉस्ट्रल, फिर बाहर इनटू द एटमॉस्फेयर। आ गया समझ, इजी है, ठीक है। अब देखिए as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than O2। देखिए ये आपको बात नोट करनी है, ये पता नहीं है आपको, CO2 की solubility ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। क्लियर हो गया, CO2 की solubility क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is higher compared to O2। तो CO2 कितना डिफ्यूज़ कर रही है मेम्ब्रेन से, तो वो हमारा एज़ कम्पेयर टू O2 बहुत ज़्यादा होता है उसकी डिफ्यूजन की पावर CO2 की, इवन दो CO2 इज़ वेरी लेस इन द एटमॉस्फेयर, उसके बावजूद भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। हमारी तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब मैं डिफ्यूजन की बात कर रही हूँ तो इट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एल्वुलाई, मैं एल्वुलाई की फिगर का डिस्कशन कर रही हूँ। तो एल्वुलाई के फिगर का डिस्कशन क्या है, एल्वुलाई 3 मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। नेमली क्या नाम है, सबसे बाहर वाला थिन स्क्वैमस एपिथेलियन, बहुत ही पतला, स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप के सेल्स होंगे। फिर हो गया द एंडोथीलियम ऑफ एल्वुलर कैपिलरीज, जिसमें कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज मतलब काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स विच हेल्प इन एक्सचेंज। तो एल्वुलाई में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्वुलाई के अंदर
विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट? आंसर इज कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज का काम होता है एक्सचेंज, जहाँ भी कैपिलरीज होंगी वहाँ एक्सचेंज होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, composed of a thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layered endothelial in between them. However, its total thickness is much less than the millimeter. देखो एल्वुलाई की पूरी मेम्ब्रेन की थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। कितनी पतली होगी, सोचो कितनी पतली। ओके, therefore all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissues and that of CO2 from tissues to alveoli. इसलिए हमारी बॉडी में सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं कि कैसे O2 डिफ्यूज़ होके टिश्यूज़ में जाएगी और कैसे टिश्यूज़ से CO2 डिफ्यूज़ होके एल्वुलाई में आएगी, उल्टा। क्लियर हो गया? अब देखिए डायग्राम देखिए एक बार आप इसका एल्वुलाई का। आपने क्लास 10th में बहुत पढ़ा था एल्वुलाई, बट अब देखिए यहाँ पे जूम डायग्राम है प्रॉपर। देखो एयर भर गई अंदर, ब्लू स्काई ब्लू कलर की एयर फिल्ड हो गई, ठीक है। ये एक बलून है समझ लीजिए, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपकी लंग्स की ब्रोंकियोल्स की टिप में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सी मेम्ब्रेन है, स्क्वैमस एपिथेलियल देखो 1 सेल थिक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो येलो वाली अंदर, और एंडोथीलियम सेल्स देखो ब्लड कैपिलरी के, और बीच में रेड ब्लड सेल देखो कैसे आ रहे होते हैं। देखो बिल्कुल ध्यान देना, इसमें देखो क्या होता है कि आपके जो आरबीसीज होते हैं ना वो ये बीच यहाँ पे होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्वुलर, बीच में आरबीसीज फ्लो कर रहे होते हैं। जैसी ऑक्सीजन आपकी आती है, जैसी ऑक्सीजन आपके अंदर घुसती है, आरबीसीज उसको ले लेते हैं और CO2 उसको दे देते हैं। समझ में आया? अब बात आती है कि खून तक ऑक्सीजन कैसे पहुंच रही है, क्योंकि खून एल्वुलाई में है। खून कहाँ पे? एल्वुलाई में ब्लड है, वो वहाँ से ट्रैप कर रहा है O2, CO2 उसको वहाँ पे दे रहा है। CO2 नाक से बाहर, O2 अंदर, और यहाँ से फिर पूरी बॉडी में ब्लड हमारा, आपको पता है डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है, वो लंग्स के यहाँ आता है, फिर यहाँ से हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से ऑर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, वो डबल सर्कुलेशन यहाँ आता है। ये पूरा डबल सर्कुलेशन का फिनोमिनन है। क्लियर हुआ? एक डायग्राम और ऊपर आइए, एक डायग्राम हमारा छूट गया 14.3, एक बार आ जाइए। इससे आपको एग्जाम में बहुत चीज़ें हेल्प मिलेंगी क्लियर करने के लिए। देखिए क्या है इसमें, हार्ट है बीच में, इधर वाली साइड पूरा नीला है, इधर वाली साइड पूरा लाल है, समझ लो। क्यों? क्योंकि जो वेन्स होती हैं वो ब्लू कलर का ब्लड पूरे शरीर में से लेके आ रही है। ब्लू कलर का ब्लड मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। वो ब्लड हमारा हार्ट की राइट साइड से एंटर करता है, उस वाली साइड हार्ट की, हमारी राइट वाली साइड नीली होती है। जैसे ही हार्ट में ब्लड आया, ब्लड देखो ऊपर पल्मोनरी आर्टरी बनी है, उससे ब्लड गया आपके लंग्स में, वो लंग्स का एल्वुलाई है, बड़ा सा जार बनाया है, वो लंग्स का क्या है, एक बड़ा एल्वुलाई। वहाँ पे ब्लड गया, वहाँ ब्लड गया और ब्लड वहाँ पे हो गया ऑक्सीजनेटेड, ब्लड का कलर चेंज हो गया, ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे नाक से हमारे लंग्स तक जा रही है। दूसरी साइड से ब्लड पल्मोनरी वेन से हार्ट के लेफ्ट साइड एंटर करता है, हो रहा है एंटर हो गया। अब हार्ट का पूरा उस साइड रेड हो गया। अब वहाँ से ऑर्टा, नीचे को देखो लिखा हुआ है सिस्टमिक आर्टरीज, लिखा है सिस्टमिक आर्टरीज मतलब बहुत सारी आर्टरीज है, और लार्जेस्ट आर्टरी का नाम है ऑर्टा, लिख सकते हो आप, AORTA ऑर्टा। ऑर्टा की हेल्प से ब्लड हमारे पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, बॉडी टिश्यूज़ तक हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया। अब जो डायग्राम है ना एल्वुलाई का, जहाँ लिखा है एल्वुलस, एल्वुलस क्यों लिखा है? एल्वुलस इज अ सिंगुलर टर्म, एल्वुलाई मतलब बहुत सारी, एल्वुलस मतलब एक, क्योंकि हम एक से तो समझ पाएंगे डायग्राम में क्या हो रहा है। एल्वुलस के अंदर देखो प्रेशर देखो आप, ऑक्सीजन का देखो कितना है 104 और CO2 का है 40 mmHg। क्लियर हो गया? इसकी वजह से ध्यान देना, इसकी वजह से क्या हो रहा है, CO2 एल्वुलाई ले रहा है, O2 दे रहा है, देखो एक्सचेंज हो रहा है। एरो देखो ध्यान से, चेक द एरोस, एक एरो ऊपर को जा रहा है, एक एरो नीचे को जा रहा है, ओके। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वुलाई में 104 है और CO2 का 40 है। इसकी वजह से CO2 हमारी चले जा रही है एल्वुलाई में, O2 आ जा रही है नीचे को, क्लियर, जिसकी वजह से वो ब्लड को कर दे रही है, नीले ब्लड को लाल, ऑक्सीजनेटेड। फिर वो रेड कलर का ब्लड हमारे राइट हार्ट के लेफ्ट साइड एंटर कर रहा है, फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है बॉडी टिश्यूज़ तक। अब बॉडी टिश्यूज़ लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे,
ओके। अब यहाँ पे साइड में भी देखो प्रेशर दे रखा है, इसको देखिए एक बार, यहाँ पे दे रखा है। अब प्रेशर देखिए O2 का कितना है 95 mmHg, CO2 का है 40 mmHg। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ में आप। ओके, तो देखिए प्रेशर में डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कितना होने की वजह से हमारी जो गैसेज होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं। इतना आसान नहीं एक्सचेंज करना गैसेस को, ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ओके, दिस इज कंप्लीटेड। नाउ यू कम टू योर नेक्स्ट पैरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब देखिए, ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। देखिए ब्लड एल्वुलाई में भी था, वहाँ पे हमारा ब्लड ही एक मीडियम है जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 आ सकती है और जा सकती है CO2 बाहर। ठीक है, अबाउट 97% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs इन द ब्लड। हमारे शरीर में करीब 97% O2 ऑक्सीजन गैस RBC ट्रांसपोर्ट करता है पूरे शरीर में, क्योंकि ब्लड हमारा RBC से बना होता है, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया। और 3% रिमेनिंग 3% जो बच रही है हमारी, वो कैरिड हो रही है हमारी इन अ डिजॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा लिक्विड होता है उसमें डिजॉल्व्ड स्टेट में कैरी हो रही है। ठीक है, नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs। और ऐसी CO2 की अगर हम बात करें, अभी हमने O2 की बात करी, तो करीब हमारी 20 से 25% CO2 हमारी RBC से ट्रांसपोर्ट हो रही है, और 70% हमारे शरीर में CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, बाहर कैसे निकल रही है, बाय कार्बोनेट्स की फॉर्म में। क्लियर हो गया, बाय कार्बोनेट्स की फॉर्म में। बाय कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरीड इन डिजॉल्व्ड स्टेट। करीब 7% ही डिजॉल्व स्टेट में कैरी हो रही है, और ऑक्सीजन सिर्फ डिजॉल्व स्टेट में 3% कैरी हो रही थी, और बाकी 97% RBC से। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखो आप सांस 24 घंटे लेते हैं, हम बिना सांस के नहीं रह सकते, तो आप सांस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी लाइफ की पता है क्या है, ब्रीदिंग। उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं कि सांस कैसे लेनी है, कैसे छोड़नी है, कैसे ये प्रक्रिया प्रोसेस लाइफ की हो रही है। इट्स सो ईजी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आया, तो आपको बिल्कुल इंटरेस्टली पढ़ना है इस टॉपिक को। इंटरेस्ट शो करोगे तो 2 मिनट में ही आपको एकदम रट जाएगा टॉपिक। ओके, नाउ कम टू द next topic, transport of oxygen. This will complete in this lecture. Okay, now see, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन तो आ रही है लंग्स तक, पर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है। आपने बोला हाँ मैम हो रही है RBC की वजह से, रेड ब्लड सेल्स एल्वुलाई में, बट हाउ RBC कैसे लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ऐसा क्या है RBC के अंदर कि वो ऑक्सीजन से बाइंड कर ले रहा है आराम से, फिर उसको बॉडी के सारे टिश्यूज़ में लेके जा रहा है। अब हम ये पढ़ेंगे। ओके, नाउ सी द फर्स्ट लाइन, हीमोग्लोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। RBC के अंदर एक लाल रंग का पदार्थ है, लाल रंग का, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब आयरन वाली चेन, हीमो मतलब होता है आयरन, FE, ग्लोबिन मतलब चेन। आयरन वाली चेन वाला एक पिगमेंट है RBC के सेंटर में, बीच में। ओके, O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत अच्छे तरीके से हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है, रिएक्ट करती है और बनाती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ओके, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन करीब एक बार में 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है ऑक्सीजन के। 4 मॉलिक्यूल्स मतलब O2 के 4 मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन कैसे बाइंड करेगा, ये भी पार्शियल प्रेशर में डिपेंड करेगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयंस, concentration and temperature are the other factors which can interfere with the binding। तो CO2 का वहाँ पार्शियल प्रेशर क्या है, और हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वहाँ पे, और टेम्परेचर क्या है, ये चीज़ें भी हमारी इंटरफेयर करेंगी बाइंडिंग से। क्लियर हो गया, इन पे भी डिपेंड करेगी बाइंडिंग की प्रोसेस। अब देखिए, अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन with O2 is plotted against the
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमें एक ग्राफ मिला है कर्व शेप में। जब हमने क्या करा, हमने जब हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को प्लॉट करा PO2 के साथ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। इस कर्व को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजुअल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक partial pressure of CO2, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ O2। तो इस कर्व से हम ये समझ सकेंगे कि बाकी की चीज़ें कितना इंटरफेयर करती हैं प्रोसेस में, जैसे कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। इन द एल्वुलाई वेयर देयर इज़ हाई PO2, जब हमारे एल्वुलाई में पार्शियल प्रेशर O2 का ज़्यादा होता है और CO2 का लेस होता है और हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और लोअर टेम्परेचर होता है, द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो, आपको अगर अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से कंबाइन करना है तो आपको क्या चाहिए, पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, हाई PO2, ठीक है, और लो CO2, लो PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का लो, ठीक है, और लेस हाइड्रोजन आयंस और लो टेम्परेचर। अगर ये चीज़ें होंगी वहाँ पे एप्लीकेबल, अप्लाइड, तब जाके आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, मतलब RBC से ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, वेयर एज इन द टिश्यूज़ वेयर लो, अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यूज़ में आ जाइए, टिश्यूज़ में क्या है, टिश्यूज़ में उसका उल्टा हो रहा है, लो PO2, हाई CO2, हाई हाइड्रोजन आयंस, हाई टेम्परेचर, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin। अगर ये सब चीज़ें हाई होंगी तब जाके हमारी RBC से ऑक्सीजन अलग होगी, डिसोशिएट होगी, स्प्लिट होगी। क्लियर हो गया। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए लो, और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए सब कुछ हाई। क्लियर हो गया, दो फैक्टर्स हो गए अलग अलग। This clearly indicates that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociation at tissue level। तो देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना क्यों ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना इतना ज़रूरी है क्योंकि ताकि वो ब्लड से बाइंड करे और टिश्यूज़ तक पहुँचे। बट टिश्यूज़ में जाकर उसमें टिश्यूज़ को एब्जॉर्ब करना, तो टिश्यूज़ में उसको अलग होना पड़ेगा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को। जब वो डिसोशिएट होगी तब जाके क्या होगा, हमारा वहाँ पे टिश्यूज़ लेवल पे वो यूज्ड होगी। ओके, एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। करीब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में से सिर्फ 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ में पहुंच सकती है नॉर्मल कंडीशंस में। 100 मिलीलीटर ब्लड सोच लो और 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन सिर्फ। ओके, अब एक बार देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में क्या दे रखा है। जस्ट सी योर कर्व नाउ। तो देखिए, पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का बढ़ रहा है हमारा, परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की देखिए आप। पार्शियल प्रेशर हमारा अभी यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 20 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ। तो हमारा देखो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, तो वहाँ पे वो एक पॉइंट पे आके सैचुरेट होने लगती है। क्लियर हो गया, एस बना रही सिग्मेंट, मतलब उसके बाद नो मोर इंक्रीज, फिर उसके बाद कोई इंक्रीमेंट हमारा नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारा होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। क्लियर, ताकि हम परसेंटेज सैचुरेशन बता सके हीमोग्लोबिन की विद ऑक्सीजन अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Now this topic is completed. In next lecture I'll explain you transport of carbon dioxide। अच्छा, 2-3 topics are left ना just, so let's complete this also। okay, ये भी आ जाइए, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को आज पूरा। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन। अब देखिए O2 कैरिड होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह, CO2 कैरी होती है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की तरह। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 से 25% हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ओके, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग डिपेंड करती है CO2 का कितना पार्शियल प्रेशर है। PO2 इज़ अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है।
अब देखिए, अब बात आती है जब PCO2 हाई है और PO2 लो है टिश्यूज़ में, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। CO2 ज़्यादा बाइंड कब करेगी? जब CO2 हाई है और O2 लो है, यही तो होगा। CO2 हाई होगी, O2 लो होगा, तभी तो बाइंडिंग करेगी हमारी, ठीक है। एंड व्हेन PCO2 लो है, PO2 हाई है इन एल्वुलाई, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। मतलब हमारे शरीर से CO2 कैसे निकलेगी बाहर? जब CO2 लो है और एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा, एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तभी तो CO2 बाहर जाएगी, तभी तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। क्लियर हो गया? तो मतलब कि हमारे, ध्यान से सुनिए, हमारी बॉडी से CO2 लंग्स तक कैसे आ रही है ब्लड के साथ? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से मिक्सड होकर खून में। वहाँ पे जब वो लो होता है और एल्वुलाई में O2 ज़्यादा होता है, तब वो उसको दे देता है कार्ब हीमोग्लोबिन से, डिसोशिएट मतलब अलग हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से, और O2 अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह चले जाती है। क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए, CO2 is bound to hemoglobin from tissues is delivered at the alveoli. RBC contains a very high concentration of enzyme. RBCs में देखो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, and minute quantities of same is present in the plasma. This enzyme facilitates the following reaction. इस एंजाइम की वजह से हमारी CO2 बाइंड होती है आरबीसी के साथ, ठीक है। डायग्राम देखिए अब, CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है जिसने कार्बोनेट आयंस बना दिए बीच में, बाइकार्बोनेट आयन बन गए बीच में। क्लियर हो गया? फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने क्या करा? HCO3 आयंस को बाहर करा और H आयंस भी हमारे बाहर हो गए। अब देखिए, एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ हाई। अगर हम टिश्यूज़ की बात करें जहाँ पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई है, ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो रही है ना, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन फेज, लिख लो कैटाबॉलिज्म में, ब्रेकडाउन फेज की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई क्यों है टिश्यूज़ में? आप लिखोगे ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड रिलीजेस द एनर्जी प्लस CO2 प्लस ATP, ठीक है। CO2 diffuses into the blood and forms HCO3 ions and H ions. At the alveolar site where PCO2 is low, एल्वुलाई में क्या होता है कि CO2 P का बहुत लो होता है, रिएक्शन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, leading to the formation of CO2 and water. Thus, CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli as CO2. फिर जो CO2 हमारी ट्रैप्ड होती है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में टिश्यूज़ में, वो बाहर निकल के आती है एल्वुलाई तक एज CO2, एंड एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 टू एल्वुलाई। तो देखिए करीब 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर का हमारा एक बीकर होता है, लगा लीजिए, करीब 100 मिलीलीटर में सिर्फ 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 बाहर आ पाती है एक बार में 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। क्लियर हो क्या? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड लास्ट टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए इसमें ये पढ़ना है कि हमारी बॉडी में जो सांस लेने की पूरी प्रक्रिया वो कौन रेगुलेट कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सांस बिना किसी के रेगुलेशन के ले रहे हैं। आपको पता है कि ब्रेन मास्टर ऑफ द बॉडी है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन रेगुलेट कर रहा है सांस की प्रक्रिया को। कैसे रेगुलेट कर रहा है देखिए नाउ, ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम्स टू सूट द डिमांड्स ऑफ बॉडी टिश्यूज। दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन ऑफ ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के मेड्यूला हिस्से में, मेड्यूला मतलब मैं बात कर रही हूँ हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबैलम, पोन्स एंड मेड्यूला। ब्रेन होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरिबैलम। उसमें मैं मेड्यूला की बात कर रही हूँ, ठीक है। मेड्यूला में क्या होता है? कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मेड्यूला में होता है रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेशन की रिदम को कंट्रोल करने वाला सेंटर, विच इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। इस रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स, और दूसरा सेंटर होता है हमारा पोन्स में।
जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ये भी इसको मॉडरेट करता है फंक्शंस को। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। तो जो न्यूरल सिग्नल आ रहे हैं हमारे ब्रेन से, वो इस चीज़ को रिड्यूस कर सकता है, ड्यूरेशन को इंस्पिरेशन की और रेस्पिरेटरी रेट को भी। अ कीमो सेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। अब एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी है, देखो रिदम सेंटर के पास में, विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आइंस, के लिए बहुत सारा सेंसिटिव है। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। अगर CO2 और हाइड्रोजन आइंस हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेंगे तब ये सेंटर एक्टिव हो जाएगा, मतलब अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ओके, in the respiration process by these substances can be eliminated. Receptor associated with aortic arc, अब जो हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, and carotid artery also can recognize changes in CO2 and hydrogen ions concentration. तो जो हमारे रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं ऑर्टिक आर्क से और कैरोटिड आर्टरी से, ये भी हमारे CO2 और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर चेंज कर सकते हैं एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर्स। तो ये इनके चेंजेस को रिकग्नाइज करेंगे CO2 और, क्योंकि रिसेप्टर का काम है इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करना और फिर उसको आगे ट्रांसफ़र करना। ओके, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो जो ऑक्सीजन का रोल है हमारे रेगुलेशन में रेस्पिरेशन के, वो हमारा क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है। ओके, अब देखिए लास्ट हम पढ़ेंगे बाद में डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस विल बी योर लास्ट टॉपिक, सो देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड।